हेलो फ्रेंड्स, यूपीएससी हिंदी के स्टडी प्लेटफॉर्म में मैं शुभम मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। तो इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, पर्यावरण और परिस्थितिकी, जो कि बाइलिंगुअल माध्यम में, बाइलिंगुअल मीडियम में लेकर के मैं चलने की कोशिश कर रहा हूं। उसमें कुछ डेटा हिंदी में देता हूं, कुछ डेटा इंग्लिश में देता हूं, और जो बोलने का मेरा लैंग्वेज रहता है वो अमूमन ज़्यादातर हिंदी ही रहता है। तो हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों को भी लाभ हो रहा होगा, मुझे ये आशा है। इसी क्रम में आज जो हम लोग चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं ओजोन लेयर। और स्टार्ट करने से पहले ही मैं बता दे रहा हूं कि एटलीस्ट 1 मार्क्स नहीं, 1 क्वेश्चन इस टॉपिक से, एक क्वेश्चन जो है आपके आगामी किसी भी परीक्षा में, चाहे आप यूपीपीसीएस की परीक्षा देने जाएंगे, 2023 में नोटिफिकेशन भी आ चुका है, कल ही आया है, या फिर यूपीएससी की एग्जामिनेशन के लिए आप जाएंगे। यूपीएससी के लिए तो उतना गारंटी नहीं ले सकता, बट अमूमन एक क्वेश्चन आपके इस पोर्शन से पूछता ही पूछता है। ओजोन लेयर या फिर जो प्रोटोकॉल्स हुए हैं, चाहे वो किगाली हो, मॉन्ट्रियल हो, वियना हो, जो भी प्रोटोकॉल्स हुए हैं उनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपका हमेशा आता है। तो 1 मार्क्स क्वेश्चन के लिए ये एक लेक्चर है। मुझे लगता है कि 35 से 40 मिनट का ये लेक्चर होगा, और आपको उतना लेक्चर सुन करके 1 मार्क्स मिलने की लगभग संभावना है। तो चलिए पहले समझते हैं कि ओजोन लेयर क्या होती है, क्यों ज़रूरी है और कहाँ कहाँ होती है। और फिर अगर आज के लेक्चर में वो चीज़ कंप्लीट हो पाई तो आज के लेक्चर में, नहीं तो फिर फर्दर अगले लेक्चर में हम लोग कंप्लीट करेंगे कि जितने समझौते हुए हैं, जो इंटरनेशनल ट्रीटीज़ हुई हैं ओजोन डिप्लीशन को लेकर के, या HCFC के यूज़ बढ़ाने के लिए, जो कि एक हाईली ग्रीन हाउस गैस है, उसके बारे में मैं बताऊँगा आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कह रहा है कि ओजोन लेयर जो है वो फाउंड होती है लोअर पोर्शन ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर। तो यहाँ पर एटमॉस्फेयर की उस लेयर का नाम नहीं लिखा है, तो स्ट्रेटोस्फेयर, समताप मंडल, ठीक है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल। तो नीचे से दूसरी परत है, उसके लोअर पोर्शन पर आपकी ये पाई जाती है। लगभग 20 किलोमीटर तक, ये लगभग 20 किलोमीटर तक मोटाई में फैली हुई है। इसका जो है 97 to 99% ऑफ द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, जो भी सन के द्वारा अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आती है उसको ये एब्जॉर्ब कर लेती है, खुद में सोख लेती है, और जिससे लाइफ डैमेज होने से बच जाती है अर्थ पे। अर्थ पे जितने भी क्रीचर हैं, हम लोग मनुष्य हैं या प्राणी हैं या फिर जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, जो भी हैं, या एक्वेटिक एनिमल्स हों, जल के अंदर हों, वो सभी बच जाते हैं इस अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से, हार्मफुल रेडिएशन से। और बहुत सारी जो स्किन डिजीज़ हो सकती थी मनुष्यों को, या वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो है हानिकारक रूप से प्रभावित कर सकती थी मनुष्य को, उससे बच जाते हैं। और मे हैव वीकेंड इम्यून सिस्टम, अगर वो आ जाए तो हमारा इम्यून सिस्टम या प्रतिरक्षा प्रणाली भी काफ़ी कमज़ोर हो जाएगी, ठीक है। इम्यून सिस्टम मतलब प्रतिरक्षा प्रणाली भी काफ़ी कमज़ोर हो जाएगी। हाउएवर, जबकि साइंटिस्ट ने जो डिस्कवर किया होल ओजोन लेयर में, वो अंटार्कटिका में किया था, और ये मेनली फोकस करता है एनवायरमेंटल इशू के ऊपर, जो भी पर्यावरण चेंज हो रहा है उसके कारण जो है 80s के दौर में जब किसी कारणवश उनका ध्यान गया उस छिद्र पर। छिद्र का मतलब क्या होता है, वो बेसिकली कोई होल नहीं होता है। देखिए मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए कि इतनी मोटाई में ओजोन लेयर फैली है, उसकी मोटाई भी आगे मैं बताऊंगा आपको। 300, जब डॉप्सन यूनिट 300 रहती है तो उसको एक एवरेज मोटाई मानते हैं, और जब लेस देन 220 होती है तो उसे डिप्लीशन कहते हैं। वो सब डेटा आगे दूंगा, लेकिन अभी आप समझिए। मान लीजिए कि हर जगह इसकी जो ओजोन लेयर है उसकी मोटाई समान है, ठीक। तो अगर किसी एक जगह से ये थोड़ी पतली हो जाए, ओके, जैसे मैं आपको इससे दिखाता हूँ, मान लीजिए किसी कारणवश यहाँ पर जो थिकनेस है वो कम हो गई, ओके, इस पोर्शन में थिकनेस कम हो गई, तो इसी को हम लोग बोलते हैं ओजोन डिप्लीशन या ओजोन क्षरण, ओके। और यही जो है ओजोन में होल कहलाता है। होता किस कारण से है, तो हम लोग पढ़ेंगे, मतलब इसको कंट्रोल सिस्टम, ठीक है, कंट्रोल करने के लिए क्या क्या स्टेप उठाए जाते हैं। मेन रीज़न क्या है ओजोन होल का, तो CFC है, जिसे क्लोरो फ्लोरो कार्बन्स कहते हैं। हिंदी में आपने देखा होगा, क्लोरो फ्लोरो कार्बन,
ठीक है। कार्बन टेट्राक्लोराइड है CCl4 जिसका फार्मूला होता है। मिथाइल ब्रोमाइड है CH3Br, और हाइड्रो फ्लोरोक्लोरोकार्बन है, इसको HCFC बोलते हैं। लेकिन बेसिकली ये जो HCF है, ठीक है, ये आपकी कंपैरेटिवली थोड़ी कम हानिकारक है। आगे चलते हैं, ओजोन लेयर डिप्लीशन के बारे में थोड़ी चीज़ें देखते हैं। ओजोन लेयर डिप्लीट इज ए ग्रेजुअल थिनिंग ऑफ अर्थ्स ओजोन लेयर। क्या होता है कि जो अर्थ के ऊपर बहुत मोटी सी ओजोन लेयर आपके समताप मंडल में फैली होती है, स्ट्रेटोस्फीयर में फैली होती है, उसी की थिकनेस जब कम हो जाती है तो उसे ही हम लोग ओजोन डिप्लीशन या ओजोन की परत का क्षरण बोलते हैं। In the upper atmosphere caused due to the release of chemical compound containing gaseous bromine और chlorine from industries और other human activities। तो ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, चाहे ह्यूमन एक्टिविटीज़ हो या फिर आपके सन से निकलने वाला जो कम प्रकाश है जिसे बोलते हैं सौर कलंक। सौर कलंक के बाद, सन स्पॉट के बाद जो चीज़ें आती हैं, या फिर अगर प्रिवेलिंग वेस्टर्लीज हैं यानी कि शक्तिशाली पछुआ पहने बह रही हैं, या फिर पोलर्स वॉर्टेक्स है यानी कि ध्रुवों पर कुछ भंवर उठते हैं, वो हों। इनमें से कोई भी अगर कारण होता है तो ओजोन का क्षरण होता है। उसके अलावा हमें पता ही है कि मानव जनित जितने कारक हैं, यानी कि मैन मेड जो भी फैक्टर्स हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो हैं, उनसे भी होता है। लाइक हम लोग बहुत सारे ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस जिसको ODF कहते हैं, सॉरी ODS कहते हैं, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस यानी कि ओजोन विघटनकारी पदार्थ, ठीक है ना। ओजोन विघटनकारी पदार्थ यूज़ करते हैं हम लोग, उस कारण भी होता है। या फिर किसी भी कारण से इंडस्ट्री के माध्यम से या फिर कहीं से भी अगर क्लोरीन और ब्रोमीन आपके एटमॉस्फेयर में पहुंचती है और वो स्ट्रेटोस्फेयर के उस सेक्शन तक उड़ के पहुंच जाती है जहां पर ओजोन लेयर होती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक पिक्टोग्राफिक व्यू दिखाया है कि सन से, सूर्य से हम लोग की कुछ रोशनी आ रही है। वो जो किरणें हैं या रोशनी है वो अल्ट्रावायलेट लेकर के आ रही हैं, ठीक है। इसमें अल्ट्रावायलेट है और आपको पता है कि इस लेयर से, जिसे हम लोग कह रहे हैं स्ट्रेटोस्फेयर या समताप मंडल, ठीक, में पाई जाने वाली ओजोन परत से टकरा करके ये किरणें जो है वापस लौट रही हैं। और कुछ किरणें, ठीक है, जहाँ पर ओजोन लेयर थोड़ी पतली हो जा रही है, आप देखिए उसी तरह का इसने भी फोटो बनाया हुआ है, जहाँ पर ओजोन लेयर पतली हो जा रही है वहाँ से ये धरती पर आने में सफल हो रही है, ठीक है। ओके, व्हाट इज ओजोन लेयर डिप्लीशन? तो ये मैं आपको समझा चुका हूँ, फिर भी एक बार देख लेते हैं कि ओजोन लेयर डिप्लीशन थिनिंग ऑफ द ओजोन लेयर, ठीक है। थिनिंग ऑफ द ओजोन लेयर प्रेजेंट इन द अपर एटमॉस्फेयर, स्ट्रेटोस्फीयर समताप मंडल के निचली परत में जहाँ पर थिनिंग ऑफ ओजोन लेयर हो जाता है, ओजोन लेयर पतली हो जाती है, ठीक है। क्यों होता है कि क्लोरीन और ब्रोमीन के एटम होते हैं, एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आते हैं तो ओजोन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, मार देते हैं, और ओजोन मॉलिक्यूल जो है डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। एक क्लोरीन एटम जो है लगभग इतने मॉलिक्यूल्स को, 1,00,000 मॉलिक्यूल्स को जो है ओजोन के डिस्ट्रॉय कर सकता है। और ये ओजोन जो है तेजी से डिस्ट्रॉय होती है रादर देन क्रिएटेड, मतलब जितना तेजी से बनाई जाती है उसके कई गुना तेजी से उसको ख़त्म या डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। कुछ और कंपाउंड है जो कि क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ आने से रिलीज होते हैं, सॉरी मतलब ये इसमें कहने का है कि सम कंपाउंड्स रिलीजेस क्लोरीन एंड ब्रोमीन। कुछ ऐसे कंपाउंड यौगिक होते हैं जो कि जब अल्ट्रावायलेट रेज उन पर पड़ती हैं तो वो क्लोरीन और ब्रोमीन को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, विच देन कंट्रीब्यूट्स टू ओजोन लेयर डिप्लीशन, और वो फिर अपना योगदान देते हैं, ओजोन लेयर के क्षरण के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये योगदान देते हैं। सच कंपाउंड्स आर नोन एज ए ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस, तो इन्हीं को हम लोग ओजोन क्षरण करने वाले सब्सटेंस पदार्थ कहते हैं, ओजोन क्षरण करने वाले पदार्थ कहते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि द ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस दैट कंटेन क्लोरीन इंक्लूड क्लोरोफ्लोरोकार्बन, से हम लोग पढ़ चुके हैं एक बारी, ठीक है। उसके अलावा इन्हें हेलोन्स कहते हैं, मेथिल ब्रोमाइड, हाइड्रोब्रोमोफ्लोरोकार्बन भी कहते हैं, ठीक है। फिर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में यहाँ पर थोड़ा सा दिया है, अब हम इसको पूरी तरह से समझते हैं कि ओजोन है क्या और उसके बारे में फर्दर चीज़ें। नोट्स मैंने बनाया हुआ है, आपको हिंदी में मैं चीज़ें डिक्टेट करूंगा और कुछ कुछ चीज़ें जहाँ पर मुझे लगता है कि आप लोग को समस्या आएगी वहाँ पर मैं उन चीज़ों को हिंदी में लिखता जाऊंगा। जैसे ओजोन क्या है, ये आपका पीला और नीला, पीली नीली सी गैस है
और इसकी स्टिंकी स्मेल होती है, यानी कि तीक्ष्ण गंध होती है। एलोट्रॉप ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ये अपरूप है ऑक्सीजन का। एलोट्रॉप को आप ऐसे समझ लीजिए कि कोई व्यक्ति है, ठीक है, जो बहरूपिया है, मतलब कभी एक वेश में दिखाई देता है, कभी दूसरे वेश में दिखाई देता है, कभी दाढ़ी वाड़ी बढ़ा के सिख जैसा बन गया, कभी जो है साफ ऑफ करके सब ब्राह्मण, मतलब सॉरी हिंदू जैसा बन गया। तो इस तरह से जो है अपना वेश चेंज कर रहा है। कभी आपने देखा उसको पादरी बन चुका है, वो टोपी ओपी लगा के और गले में चेन डाल के वाइट ब्लैक पहन के, तो वो अपना रूप चेंज कर रहा है, यानी कि है एक ही व्यक्ति और रूप चेंज कर रहा है अलग अलग टाइम पे। अमर अकबर एंथोनी टाइप्स। तो इसी को कहते हैं अपरूप। समझने के लिए बस बता रहा हूँ, अपरूप एलोट्रॉप कहते हैं। यानी कि जैसे कार्बन का बहुत सारा एलोट्रॉप है, उसमें फुलरीन भी होता है, ग्रेफाइट भी होता है, डायमंड भी होता है, कार्बन तो है ही। तो डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन में टेम्परेचर प्रेशर पड़ने पे वो अपना रूप जो है चेंज करता जाता है। उसी प्रकार आपका ऑक्सीजन का ये एलोट्रॉप है जो कि ओजोन के रूप में दिखाई देता है, यानी कि ऑक्सीजन से ही ये फॉर्म होता है, एक और ऑक्सीजन जब इसमें क्रिया करती है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से। होता क्या है कि जो ऑक्सीजन होता है एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है आपके, यानी कि वातावरण में आपके ऑक्सीजन हमेशा प्रेजेंट रहती है, 21% के आसपास ऑक्सीजन है। उस पर जब अल्ट्रावायलेट यानी कि पराबैंगनी किरणें पड़ती हैं, ठीक है, तो उसके कारण, और दूसरा है इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, यानी कि विद्युत विसर्जन। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के कारण जो है ये O2 जो होता है वो क्या करता है, O3 में कन्वर्ट होता है। प्रोसेस यही है इसकी, ठीक है। क्या करेगा कि एक ऑक्सीजन से जाकर के कांटेक्ट करेगा और फिर फर्दर जो है O3 बन जाएगा। O3 जो होता है, ओजोन जो होता है, इंजूरियस टू रेस्पिरेटरी टिश्यू, जो हम लोग सांस लेते हैं, यानी कि हम लोग के जो श्वसन ऊतक होते हैं, श्वसन ऊतक, उनके लिए बहुत ज़्यादा इंजूरियस होता है, हानिकारक होता है। कंसंट्रेशन अगर इसका 0.1 ppm से ज़्यादा हो जाए तब ऐसा होता है, यानी कि पार्ट पर मिलियन बोलते हैं ppm को। तो अगर इसका कंसंट्रेशन, इसकी सांद्रता 0.1 पार्ट पर मिलियन से ज़्यादा होती है, तब ये श्वसन ऊतक के लिए परेशानी करता है। उसके बाद ओजोन लेयर के बारे में जानते हैं। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? फाउंड एट द लोअर पोर्शन ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर, समताप मंडल के नीचे, कंसंट्रेशन लेस देन 10 ppm। यहाँ पर इसका कंसंट्रेशन 10 ppm से कम होता है। लगभग इसकी जो एवरेज हाइट है वो धरती से 15 से 35 किलोमीटर ऊपर है और 20 किलोमीटर की थिकनेस में ये फैली हुई है। यानी कि धरती से कितने ऊपर है? 15 से 35 किलोमीटर ऊपर है। और कितनी मोटाई है उस लेयर की? जैसे लेयर जो है इसकी कितनी मोटाई है? इसकी लगभग 20 किलोमीटर की मोटाई है या थिकनेस है। बनता कैसे है? जब O2 पर फोटोन पड़ता है, यानी कि सूर्य के प्रकाश पड़ता है, उसमें अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, तो ये O+O में ब्रेक होता है। और फिर जब ये O2 के साथ रिएक्ट करता है, ये हाईली रिएक्टिव होता है, जब ये O2 के साथ रिएक्ट करता है तो ओजोन बन जाती है। तीक्ष्ण गंध वाली गैस है, G फॉर गैस। करता क्या क्या है? ये एब्जॉर्ब करता है अल्ट्रावायलेट बी को। किसको एब्जॉर्ब करता है? अल्ट्रावायलेट बी को, जो कि 280 से 320 नैनोमीटर की जो वेवलेंथ होती है उसके बीच में अल्ट्रावायलेट बी पाई जाती है। कर क्या कह सकती है अल्ट्रावायलेट बी? ये आपके डीएनए को, प्रोटीन, लिपिड को डिस्ट्रॉय कर सकती है, यानी कि तबाह कर सकती है। उसके साथ साथ बायोमॉलिक्यूल या जीनोटॉक्सिक स्ट्रेस दे सकती है आपको, यानी कि आपके जीनों में जो जीन होता है मनुष्य का, उसमें स्ट्रेस दे सकती है, ठीक है, उसमें विकृति ला सकती है। उसके बाद जीनोम इनस्टेबिलिटी कर सकती है, यानी कि जो हम लोग का जीनोम होता है उसमें अस्थिरता लाती है। इसके साथ साथ स्किन कैंसर भी देती है, ठीक है, मनुष्य को स्किन कैंसर भी दे सकती है। ओजोन डिप्लेशन अगर 220 डेसिबल से कम होता है तब बोला जाता है कि ओजोन का क्षरण हो रहा है, जो मैंने आपको बताया। ऑन एन एवरेज ओजोन की जो मोटाई होती है वो 300 डेसिबल होती है। डेसिबल नहीं, सॉरी, डेसिबल तो आवाज़ की यूनिट है। एक सेकंड, एक्चुअली मैंने डीबी लिख दिया था, तो डॉप्सन, ठीक
ठीक है, DOBSON, डॉप्सन, डी भी लिख दिया था, कोई बात नहीं। तो ओजोन की डिप्लीशन, अगर ओजोन की जो एवरेज मोटाई है वो मैंने क्या बताया, लगभग 300 डॉप्सन के बराबर होती है। अगर मैंने पहले कहीं डेसिबल बोला हो तो आई एम सॉरी। तो 300 डेसिबल, सॉरी 300 डॉप्सन के आसपास होती है। डॉप्सन क्या है, वो इकाई है जिसमें ओजोन की मोटाई को नापा जाता है, यानी कि उसकी सघनता को नापा जाता है। तो अगर वो 220 डेसिबल से कम, डॉप्सन से कम होती है, अगर वो 220 डॉप्सन से कम होती है तो हम लोग कहते हैं ओजोन का डिप्लेशन हो रहा है, यानी कि ओजोन परत का क्षरण हो रहा है। खोजा किसने था, तो जोसेफ फॉरमैन और ब्रायन ग्रैंडियर ने इसको खोजा था। कहाँ पर खोजा था, अंटार्कटिका के ऊपर। तो जोसेफ फॉरमैन और ब्रायन ग्रैंडियर, इनका नाम नहीं पूछेगा, कहाँ खोजा था ये कभी कभार छोटे एग्जाम्स में पूछता है कि अंटार्कटिका के ऊपर। उसके बाद डिप्लीशन में होता क्या है कि O3 जो है अल्ट्रावायलेट पढ़ने से O2 और O में टूट जाती है, बस उसके बाद डिप्लीशन हो गया, क्योंकि O2 बन गई, O3 रह नहीं गई, तो इसका डिप्लीशन हो रहा है, यानी कि क्षरण हो रहा है। दो तरह के फैक्टर होते हैं जो ओजोन को अफेक्ट करते हैं। पहला फैक्टर क्या है, पहला फैक्टर है नेचुरल फैक्टर, प्राकृतिक, और दूसरा है मानव निर्मित फैक्टर, यानी कि मैन मेड फैक्टर्स। तो यहाँ पर सन स्पॉट मैंने बताया, और प्रिवेलिंग वेस्टर्लीज एंड पोलर वॉर्टेक्स के नाते ये नेचुरल रीजंस है। मैन मेड रीजन जो है वो नॉर्मल मैन मेड रीजंस है, वो लिखा हुआ मैंने लिख करके लाया है, उसे अभी बता दूंगा, और फिर जब नोट्स प्रोवाइड करूंगा 2-4 दिन के बाद नेक्स्ट संडे तक, तो आप लोग उसको एक बार रीड आउट कर लीजिएगा। तो सन स्पॉट को समझते हैं। सन स्पॉट को हिंदी में हम लोग कहते हैं सूर्य कलंक। क्या कहते हैं, सूर्य कलंक या सौर कलंक। अब ध्यान से समझिए सौर कलंक होता क्या है। सौर कलंक जो है, जो सूर्य का प्रकाश मंडल होता है जिसको फोटोस्फीयर बोलते हैं, उसी में आसपास में कुछ ऐसे अनस्टेबल क्षेत्र होते हैं, मतलब कुछ ऐसा पॉइंट होता है जहां का टेम्परेचर अपने आसपास के टेम्परेचर से कम होता है। मतलब ऐसा समझिए जहां पर सूरज में क्या है, पूरा आग जल रही है, ठीक, तो कुछ ऐसा बिंदु जहां पर आग नहीं जल रही है या कम जल रही है, ठीक है, जहां पर टेम्परेचर थोड़ा सा कम होगा, वहां पर जो है उसी कम टेम्परेचर को ही हम लोग क्या कहते हैं, सौर कलंक या सन स्पॉट कहते हैं। अब ये आपको सूर्य पर जो है वो काले धब्बे के रूप में दिखाई देता है। कभी सूरज की फोटो देखेंगे तो उस पर कुछ धब्बे दिखाई देंगे, वही धब्बे जो हैं, स्पॉट्स जो हैं, वही सन स्पॉट कहलाते हैं। और धब्बों की कुछ अवधि होती है, जैसे कुछ घंटे होंगे या कुछ हफ्ते तक इस तरह के धब्बे रहेंगे। समझ रहे हैं ना, जैसे मान लीजिए कहीं पर फ्यूल नहीं मिल रहा है, कहीं पर ईंधन नहीं है, तो वहाँ कम टेम्परेचर हो गया, वहाँ आग नहीं जल रही है, लेकिन अगले ही क्षण जब वहाँ पर टेम्परेचर मिलेगा या अगले हफ्ते तक मिलेगा तो वहाँ पर फिर से टेम्परेचर बढ़ जाएगा। कुछ ऐसे समझने के लिए समझ सकते हैं, ठीक। लेकिन इनकी एक साइकिल होती है, जैसे 11 साल में जो सौर कलंक या सन स्पॉट्स होते हैं उनकी संख्या नियमित रूप से बढ़ती है फिर घट जाती है। मतलब 11 साल तक हो सकता है बढ़े और फिर घटने लगती है, ठीक। तो इस पूरे फिनोमेनन को हम लोग कहते हैं सौर कलंक चक्र, यानी कि सन स्पॉट साइकिल, क्योंकि सन के स्पॉट्स जो हैं बढ़ रहे हैं उस साइकिल में या फिर उसके बाद घट रहे हैं। तो अब इस क्रिया की जब समाप्ति होती है, मतलब 11 साल के बाद जब ये एंड होता है, तो उसको बोलते हैं सोलर एक्टिविटी, ठीक है। और ये सोलर एक्टिविटी फिर तेज हो जाती है, यानी कि सौर क्रिया तेज हो जाती है। उसमें क्या होता है कि सूर्य में अपने आप ऊर्जा का विस्फोट होगा, यानी कि बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है उसमें भड़केगी, ठीक है। यानी कि जो फिजन होता है, सॉरी जो फ्यूज़न होता है, दो मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के जुड़ते हैं और हीलियम बनाते हैं, ठीक है ना, वो बहुत तेज़ी से काम होने लगेगा। और इस पूरी घटना को यानी कि जो पूरा विस्फोट है उसको हम लोग कहेंगे सोलर फ्लेयर, ठीक। अब इसमें क्या होता है कि बहुत सारे आपके प्रोटॉन, यानी कि जो H+ आयन होता है वो मुक्त होते हैं, ठीक है। H+ आयन जो है वो मुक्त होते हैं, और मुक्त होने के बाद नाइट्रोजन पर या वाटर वेपर से जाकर क्रिया करते हैं और फिर NOH और फिर H2 बनाते हैं। NOH मतलब नाइट्रोजन परमाणु का निर्माण करेंगे, हाइड्रोक्साइड अणु का निर्माण करेंगे और हाइड्रोजन परमाणु का निर्माण करेंगे। अब ये जो अणु परमाणु हैं ये जाएंगे आपके ऑक्सीजन से क्रिया करेंगे या फिर उपस्थित जो आपकी ओजोन है उनसे क्रिया करेंगे, उनको डिप्लीट करेंगे डायरेक्टली। तो आइए इस कहानी के बाद जो चीज़ें लिखी हुई हैं उन्हें एक बारी देख लेते हैं। मैंने क्या बताया कि फोटोस्फीयर जो होता है सन के सरफेस पर, उसका टेम्परेचर कम होता है अपने आसपास के, यानी कि विसिनिटी मतलब होता है आसपास का क्षेत्र, ठीक है। इससे टेम्परेचर कम हो गया, इन्हीं को कहा गया स्पॉट्स, सोलर स्पॉट्स, ठीक। 11 साल की साइकिल होती है, स्पॉट्स बढ़ते हैं या फिर घटते हैं।
सन स्पॉट साइकिल कहलाता है ये सब। एट द एंड ऑफ सन स्पॉट साइकिल, इसके अंत में क्या होता है, सन स्पॉट साइकिल के यानी कि सौर कलंक चक्र के अंत में क्या होता है, सोलर एक्टिविटी स्टार्ट होती है। और इसमें क्या होता है, एनर्जी का एक्सप्लोजन स्टार्ट होता है जिसे सोलर फ्लेयर कहते हैं। सौर फ्लेयर, ठीक है, सोलर फ्लेयर या सौर फ्लेयर कहते हैं। अब इसमें क्या होता है, H+ आयन यानी कि प्रोटॉन जो होते हैं, ठीक है ना, वो मुक्त होते हैं, वो जाते हैं नाइट्रोजन और वाटर वेपर जो कि वायुमंडल में उपस्थित है उनसे क्रिया करते हैं, और फिर नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, हाइड्रोक्साइड और H2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल निकालते हैं। अब ये जाते हैं तीनों ओजोन से काम करते हैं, क्रिया करते हैं, उसके बाद निकलता है आपका डिप्लीशन। रिजल्ट क्या होता है, डिप्लीशन, ओजोन का क्षय, ओजोन परत का ठीक क्षय होता है। ओजोन होल बढ़ता है, किस कारण से बढ़ता है, कुछ और भी रीज़न है, ये तो पहला मैंने बता दिया। दूसरा क्या रीज़न है, दूसरा रीज़न है प्रिवेलिंग वेस्टर्लीज के द्वारा। तो प्रिवेलिंग वेस्टर्लीज यानी कि शक्तिशाली पछुआ है क्या, प्रिवेलिंग वेस्टर्लीज क्या है, प्रिवेलिंग वेस्टर्लीज में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि आईसी क्लाउड्स हैं। आईसी क्लाउड्स क्या होते हैं, अंटार्कटिका में कैसे क्लाउड बनेंगे, तो वहाँ पर जो क्लाउड्स भी बनेंगे वो आईसी क्लाउड्स बनेंगे, बर्फ से भरे हुए बादल बनेंगे। पोलर वर्टेक्स वहाँ पर आता है, ध्रुवों पर जो है चक्रवात जो आता है उसे पोलर वर्टेक्स नाम दे रहे हैं। और अंटार्कटिक में जो स्प्रिंग आता है, जो आपके बसंत ऋतु आती है, वो भी बहुत ज़्यादा ओजोन को हानि करती है। ये सब कुछ होता है सितंबर से दिसंबर महीने में, मतलब अभी जो महीना चल रहा है यहाँ से लेके आपके दिसंबर के महीने तक जो है ये सारी प्रक्रियाएं आपका अंटार्कटिक स्प्रिंग वहाँ पर चलेगा और उससे ओजोन का डिप्लीशन इस समय होगा, ठीक है। स्ट्रॉन्ग वेस्टर्लीज जो आती हैं क्या करती हैं कि स्ट्रॉन्ग एटमॉस्फेरिक कंटेनर का फॉर्म करती हैं, ठीक है। मतलब जो आपका वेस्टर्लीज इस समय चल रही हैं वो वायुमंडलीय कंटेनर का निर्माण करती हैं, जिससे 50% पोर्शन डिप्लीट हो जाता है लोअर स्ट्रेटोस्फीयर का। मतलब जहाँ जहाँ पर आपका एटमॉस्फेयर कंटेनर बनेगा, ठीक है, इनके कारण, किनके कारण, आईसी क्लाउड्स, फिर अंटार्कटिक स्प्रिंग, इसके कारण वहाँ पर जो है ओजोन 50% लगभग आपकी डिप्लीट हो जाती है। और नेक्स्ट जो था इसमें पोलर वर्टेक्स। पोलर वर्टेक्स में क्या होता है कि टेम्परेचर घटता है, स्ट्रेटोस्फेयर, पोलर स्ट्रेटोस्फेयर क्लाउड बनते हैं, ध्रुवीय समतापीय बादल बनते हैं, और एटमॉस्फेयर में क्लोरीन जो है वो मुक्त होती है। क्लोरीन मुक्त कैसे होती है, जो इनएक्टिव क्लोरीन होती है, जो कि ओजोन की दोस्त होती है, ठीक है, इस सारे टेम्परेचर कंडीशन में वो एक्टिव क्लोरीन में चेंज हो जाती है, और वो एक्टिव क्लोरीन जाकर के आपके ओजोन के परत को जो है क्षरण का कार्यक्रम जो चलता रहता है उसमें जाके लग जाते हैं कि आओ हम भी आ रहे हैं, हम भी तुम्हारा जो है डिप्लीशन करेंगे। ये पोलर वर्टेक्स के नाते होता है। ध्रुवीय जो चक्रवात होते हैं, ध्रुवीय भंवर, उनके कारण होता है। कॉज क्या क्या है, तो मैंने बताया कि 300 यूनिट डॉब्सन की होनी चाहिए जब एवरेज जो होता है ओजोन का बिना क्षरण के स्थिति परिस्थिति ये होती है। लेकिन 220 यूनिट या उससे कम हो रहा है तो इसे ही हम लोग ओजोन होल की तरह से रेफर करेंगे। पढ़ लेते हैं कि ओजोन लेयर डिप्लीशन इज अ मेजर कंसर्न एसोसिएटेड विद द नंबर ऑफ फैक्टर्स, द मेन कॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर इज लिस्टेड बिलो। क्या क्या है, तो यहाँ पर कुछ ऐसी गैसेज हैं, देखिए CFCs हैं, HCFC है, ब्रोमीन है, CCl4 यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड है, और नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स है। तो इसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के बारे में लिखा हुआ है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, जिसको CFC कहते हैं, ये मेन कॉज है ओजोन लेयर के डिप्लीशन यानी कि क्षरण का। ये जो है रिलीज होता है सॉल्वेंट से, स्प्रे एरोसॉल से, रेफ्रिजरेटर से, एयर कंडीशनिंग से, यानी कि ठंडा करने वाली चीज़ों से होता है। उसके अलावा बहुत सारे सॉल्वेंट्स से होता है, विलायकों से होता है, स्प्रे एरोसॉल, जो छोटे छोटे एरोसॉल्स होते हैं जैसे परफ्यूम उर्फ्यूम डियो वो जो लगाते हैं, उसमें भी जो है हल्की फुल्की अगर इस तरह की गैसेज होती हैं, ठीक है, क्योंकि आप डियो लगाने के बाद थोड़ा ठंडा फील करते हो, तो अगर इस तरह की गैसेज होती हैं तो उससे भी जो है क्षरण होता है। फिर कह रहे द मॉलिक्यूल्स ऑफ CFCs इन द स्ट्रेटोस्फियर, समताप मंडल में इनके जो मॉलिक्यूल होते हैं आर ब्रोकन डाउन द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। ये UV रेडिएशन के द्वारा जो आपकी अल्ट्रावायलेट को हिंदी में क्या कहते हैं, पराबैंगनी किरणों के द्वारा जो है क्लोरीन एटम में टूट जाते हैं या क्लोरीन एटम को रिलीज करते हैं। दीज एटम रिएक्ट विद द ओजोन एंड डिस्ट्रॉयड। ये एटम जाते हैं ओजोन से रिएक्शन करते हैं और फिर उसको मार गिराते हैं या कम करते हैं।
फिर आता है अनरेगुलेटेड रॉकेट लॉन्चेस। जो अनरेगुलेटेड रॉकेट लॉन्चर्स होते हैं, ठीक है, रॉकेट कहीं से छोड़े जाते हैं, तो अगर वो अनरेगुलेटेड है, बहुत ज़्यादा रेगुलेटेड नहीं है, तो उनके ईंधन जो फ्यूल पड़ते हैं वो भी जो है ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस उसमें भी होते हैं। तो बता रहा है कि रिसर्चर्स कहते हैं कि अनरेगुलेटेड लॉन्चिंग ऑफ रॉकेट रिजल्ट इन मोर डिप्लीशन ऑफ द ओजोन लेयर देन द सीएफसी डू। यानी कि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के द्वारा डिप्लीशन क्षरण होता है उससे कहीं ज़्यादा अगर अनरेगुलेटेड अनियंत्रित रॉकेट लॉन्च होते हैं तो उनसे आपका होता है। दिस माइट रिजल्ट अ ह्यूज लॉस ऑफ द ओजोन लेयर बाय द ईयर ऑफ 2050। और ये बहुत बड़ा खतरा जाना जा रहा है 2050 तक जो है इस तरह के रॉकेट लॉन्चेस से आपका ओजोन लेयर बहुत ज़्यादा प्रभावित होगी 2050 तक। नाइट्रोजनस कंपाउंड, तो NO2 NO N2O, ये जो है आपका NO2 नाइट्रोजन ऑक्साइड, NO N2O, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और आपका नाइट्रस ऑक्साइड, ये तीनों नाइट्रोजनस कंपाउंड जो है ओजोन लेयर के डिप्लीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं नेचुरल कॉजेज। नेचुरल कॉजेज में क्या है कि ओजोन लेयर जो है डिप्लीट हो सकती है किसके द्वारा, नेचुरल प्रोसेसेस के द्वारा, जैसे सन स्पॉट के द्वारा, स्ट्रेटोस्फेरिक विंड के द्वारा, बता चुका हूं मैं आपको, जो कि 1 से 2% ऑफ द ओजोन लेयर डिप्लीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। वोल्केनिक इरप्शन जो है थोड़ी बहुत वो भी जो है ओजोन लेयर के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो अगर कहीं क्वेश्चन आता है कि क्या वोल्केनिक इरप्शन या आपका ज्वालामुखी उद्गार भी कुछ मात्रा में नगण्य रूप से, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल है आपके ओजोन लेयर के क्षरण के लिए, तो हाँ ये बिल्कुल करेक्ट पॉइंट है। फिर ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंसेस के बारे में आइए जानते हैं। कुछ हैं जैसे ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस वो होते हैं जो कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हो गए, हेलॉन्स हो गए, कार्बन टेट्राक्लोराइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, ये सब डिप्लीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कई बार बता चुका हूँ, ठीक है। इफेक्ट ऑफ ओजोन लेयर डिप्लीशन, अगर ओजोन लेयर का क्षरण होता है तो उससे क्या क्या प्रभाव होता है, क्या क्या उससे किन पर प्रभाव होता है। तो पहला इफेक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ, मनुष्य का स्वास्थ्य खराब होता है, क्योंकि यूवीबी जब आती है, अल्ट्रावायलेट बी रेज, तो एपिडर्मिस जो हम लोग की बाहरी चमड़ी है, ठीक है, उसमें मेलानिन पिगमेंट होता है। आपको पता है जो व्यक्ति काला है उसके अंदर मेलानिन पिगमेंट ज़्यादा है, और जो व्यक्ति गोरा है उसके अंदर मेलानिन पिगमेंट कम है। यानी कि स्किन कैंसर का खतरा किसे ज़्यादा रहेगा, जिसके अंदर मेलानिन पिगमेंट कम है। यानी कि जो बहुत गोरे लोग हैं जिनका बिल्कुल रेड कलर का अंदर का मांस वांस टाइप का रेडिश रेडिश दिखता है, उनके अंदर चूंकि मेलानिन पिगमेंट कम है, इसलिए यूवीबी उनको ज़्यादा हार्म करेगी और कैंसर का कारण या कैंसर का चांस उनको ज़्यादा रहेगा, ठीक है। तो एक तो ये होता है, जैसे इसको हम लोग ढंग से पढ़ते हैं क्योंकि हर जगह ये पूछता है, ठीक। पराबैंगनी किरणें जो भी होती हैं वो अत्यधिक मात्रा में त्वचा कैंसर यानी कि नॉन मेलानोमा जिसको बोलते हैं, कैंसर का नाम है, उसका कारक बनती हैं। मैलिग्नेंट के विकास में भी मुख्य रूप से भूमिका निभाती हैं। यानी कि मैलिग्नेंट मेलानोमा जो होता है, कैंसर जो होता है, इसके विकास में भी इसको बढ़ाती भी हैं, ठीक है। उसके साथ साथ अगर किसी को कैटरैक्ट हुआ है यानी कि मोतियाबिंद हुआ है, तो उसमें भी अगर यूवी रेज पड़ती हैं तो बहुत ज़्यादा जोखिम होता है, लेंस फूटने तक का जोखिम होता है। उसके अलावा क्या होता है कि कोई भी श्वसन तंत्र है हम लोग का जैसे, ठीक है, उसको प्रभावित होने का चांस होता है। बहुत सारे क्रॉप्स हैं वो प्रभावित हो जाती हैं, जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, जलीय जीव हैं, वो प्रभावित हो जाते हैं, ठीक है। और ऐसा माना जाता है कि अगर इस तरह से प्रभाव रहा तो जो फसलें उगती हैं, ठीक है, वो भी प्रॉपरली ग्रोथ नहीं कर पाएंगी, उनके अंदर कुछ चेंज हो जाएगा, ठीक है। और खाद्य संकट भी एक समय में, यानी कि फूड क्राइसिस भी आ सकती है। उसके साथ साथ क्या है कि सनबर्न होता है, अस्थमा होता है, ब्रोंकाइटिस होता है, अल्सर, स्किन कैंसर, त्वचा का कैंसर, प्रतिरोधक क्षमता में कमी। जो सबसे बड़ी चीज़ देखी जाती है वो देखी जाती है कि वीक कर देता है आपका इम्यून सिस्टम, क्विक एजिंग, बुढ़ापा जो है जल्दी आता है, ठीक। उसके अलावा मैंने सब कुछ यहाँ पर बता दिया है आपको। अगर बात करें प्लांट्स की, एनिमल्स के बारे में बता ही दिया कि स्किन और आई कैंसर हो सकता है एनिमल्स को। अगर बात करें एनवायरनमेंट या प्लांट्स की, तो इन प्लांट से शुरू करते हैं। प्लांट में क्या होता है कि प्लांट में क्लोरोप्लास्ट होता है, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है, प्रोटीन होता है, लिपिड होता है, क्विनोन होता है, ठीक। तो इन सब को जो है पहुंचने पर यूवीबी जब पहुंचती है तो इसको एब्जॉर्ब करती है और कोशिकाओं को नष्ट कर देती है इनके, ठीक है। उसके साथ साथ और क्या करता है कि जो मेटाबॉलिज्म होता है उसको बहुत ज़्यादा हाई कर देता है, यानी कि मेटाबॉलिज्म को हाई कर देता है।
जिससे उनकी जो ग्रोथ होती है वो रुक जाती है फॉर अ टाइम बीइंग, मतलब एक समय के बाद और एक समय के लिए उनकी ग्रोथ रुक जाएगी, क्योंकि मेटाबॉलिज्म बहुत तेज कर देगा। और पादपों में भी यानी कि प्लांट्स में भी उनकी भी रोग प्रतिरोधक क्षमता को ये बहुत ज़्यादा घटा देती है। उसके कारण ऐसी बहुत सारी चीज़ें, जैसे मैं आपको कल नाइट्रोजन फिक्सेशन बता रहा था, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी ये कमी लाते हैं। फिर अगर जलीय जीवों पर देखा जाए तो जितने भी फाइटोप्लैंक्टॉन्स होते हैं यानी कि पादप प्लवक जो होते हैं, जो कि जलीय आहार जाल के उत्पादक होते हैं, मतलब उसमें बेस्ड होते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा हाईली सेंसिटिव होते हैं यूवी बी, अल्ट्रावायलेट बी के कारण। ठीक है, उनका जीवन भी खतरे में पड़ जाता है। जैसे फाइटोप्लैंक्टन में कौन कौन आते हैं, छोटी मछलियाँ आएंगी, केकड़ा आएगा, बहुत सारे एम्फीबियंस आएंगे। ठीक है, या फिर अर्ली डेवलपमेंट स्टेज यानी कि टोड जो हुए मेढक के बच्चे, उन पर बहुत बुरा असर पड़ता है, उनके लार्वास को प्रभावित कर देते हैं। और जैसे जो हमारे जलीय जीव एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो बेसिकली नाइट्रोजन का एसिमिलेशन करते हैं। ठीक है, बट उनकी एसिमिलेशन को कम कर देंगे तो उनका मेटाबॉलिज्म रेट जो है वो भी घट जाता है, जैसे जलीय जीव की जो मूवमेंट होती है वो प्रभावित होती है। ठीक है, और भी बहुत सारे प्रभाव होते हैं, जैसे प्लास्टिक्स पर अगर पड़ता है तो उसको अपघटित कर देते हैं। संश्लेषित रेशे जो होते हैं, सिंथेसाइज रबर होते हैं, उनको अपघटित कर देते हैं, तो वो माइक्रो पार्टिकल्स में टूट जाएंगे और आपकी एयर के साथ जो है वो घूमने लगेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। मरीन लाइफ मैंने बता ही दिया। ओजोन लेयर सोल्यूशन क्या क्या है, तो ओडीएस को आप अवॉइड करिए, यानी कि ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंसेस को अवॉइड करिए, यही इसका सोल्यूशन है। व्हीकल के यूज़ को थोड़ा थोड़ा मिनिमाइज़ करिए, ग्रीन हाउस गैसेस कम होंगी। इको फ्रेंडली क्लीनिंग प्रोडक्ट्स यूज़ करिए। नाइट्रस ऑक्साइड को आप प्रोहिबिट करिए। अब आता है कि क्या क्या मेजर्स हैं, इसको एक बार ब्रॉडली देखते हैं, क्योंकि इससे क्वेश्चन जो है बनता है 1 मार्क्स, 1 क्वेश्चन तो बन ही जाएगा। कहा जा रहा है कि डीजल, पेट्रोल, ठीक है, जिससे स्मॉग पैदा होता है, इसके यूसेज को कम कर दो, इसका यूज़ कम कर दो। ओके, पहला तो हमने ये देख लिया। ठीक, इको फ्रेंडली थिंग्स यूज़ करनी चाहिए, जैसे नेचुरल प्रोडक्ट, पेस्टिसाइड के यूज़ को रोकना चाहिए और बायो कंट्रोल एजेंट यानी कि जैव नियंत्रित कारकों को बढ़ाना चाहिए। N2O मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के दायरे में ला करके इसका भी यूसेज कम करना चाहिए। रॉकेट फ्यूल्स यूसेज कम करना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बताया कि रॉकेट फ्यूल जो होते हैं वो ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस उसमें पड़े होते हैं। या फिर कंट्रोल्ड अथवा रेगुलेटेड रॉकेट प्रोजेक्शंस, प्रक्षेपण, ठीक है ना, ये भी स्टार्ट करना चाहिए। आज के लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इंटरनेशनल इनिशिएशन पढ़ेंगे, जो कि ओजोन लेयर डिप्रेशन कंट्रोल के लिए रिस्पॉन्सिबल है। वो लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, तो उस लेक्चर को बिल्कुल मिस मत करिएगा जो आने वाला है। उसमें वियना कन्वेंशन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में सारी चीज़ें, ओजोन एक्शन जो है, किगाली एग्रीमेंट और इंडिया का क्या क्या साथ है, ठीक है, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। यहाँ पर मैंने पूरा नोट्स बना करके रखा है और बस इसे आप लोग को बताना है। तो आशा करता हूँ कि आपको लेक्चर्स पसंद आ रहे होंगे। मैंने लेक्चर की साइज़ थोड़ी सी छोटी कर दी है कि आसानी से आप लोग देख सकें। आज का भी लेक्चर इंपॉर्टेंट है और कल का जो लेक्चर लिया जाएगा वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बने रहिए हम लोग के साथ। धन्यवाद।